नमस्कार। आज राष्ट्रपति का अगला टॉपिक, जैसा कि हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति का चुनाव जिस पद्धति से होता है, आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम इसके पहले अगर बात की जाए तो इसके पहले हम निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति की योग्यता, उसकी शर्तें, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। जिसमें हमने देखा था कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव अगर आपको लड़ना है या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन कौन सी योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए, तो मूल रूप से हमने बताया था कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर लिया हो और साथ में ये देखा गया कि उसे जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। और वो भारत का नागरिक का मतलब मैंने बताया था कि भारत का नागरिक का मतलब ये कदापि न समझें आप कि उसे जन्म से नागरिकता मिली हो तभी वो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। मैंने ये बताया था कि अगर आपको भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आप नागरिक केवल मात्र होने चाहिए, चाहे वो पंजीकरण से हो, चाहे वो देशीकरण से हो, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो वहाँ की भूमि को एक्वायर्ड किया गया हो, ठीक है, और चाहे जन्म से हो। किसी प्रकार से पांचों तरह से अगर आप नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं तो आप भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। साथ में मैंने ये भी आपको बताया था पिछले ही एपिसोड में कि अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जाते हैं तो उसके लिए आपको 50 सांसद प्रस्तावक के रूप में, जो आपके नाम के लिए प्रस्ताव रखें कि हाँ ये व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने योग्य ठीक है और इसे चुनाव में इलेक्शन में वो नामांकन कर सकता है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि 50 सांसद ऐसे भी होने चाहिए जो उस 50 प्रस्तावकों के अनुमोदन करें, अर्थात उनका समर्थन कर दें और वो कहें कि ये व्यक्ति चुनाव लड़ने लायक है। मतलब कहने का मतलब कि उनकी बात पर मुहर लगा दें कि हाँ ये बात सही है। और साथ में मैंने ये भी बताया था कि कोटा आपको प्राप्त करना पड़ेगा और कोटा कैसे निर्धारित करना भी मैं फिर बताऊंगा। इसके अलावा मैंने बताया था कि 15,000 की जो जमानत राशि है ये भी आपसे जमा करवाई जाती है। तो चलिए आज मूल रूप से हम पहले समझते हैं कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, एक सांसद का मत मूल्य कैसे निकालते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे हम कि एक कोटा जो होता है वो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और वैध मत में और जो कोटा होता है, वैध मत में से जो कोटा होता है जिसको प्राप्त करना बहुत ही जरूरी होता है, उसके उपरांत ही आपकी विजय घोषित हो सकती है। तो वो सारी चीजें कैसी होती हैं, आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक विधायक का मत मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। यहाँ टॉपिक लिख लेते हैं राष्ट्रपति, और आर्टिकल 52 में इसका उल्लेख है। और एक विधायक का मत मूल्य, अगर एक विधायक का मत मूल्य ज्ञात करना है तो ये किस तरह से ज्ञात होता है, इसका ये सीधा सा फार्मूला है, आपको कुछ ट्रिक इसमें नहीं है। कि सबसे पहले जितनी भी राज्य की जनसंख्या है, उस राज्य में जितने लोग रह रहे हैं उनकी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसको आप राज्य में कितने सीट हैं उस राज्य की विधानसभा की, उससे आप भाग दे देंगे। और जब ये भाग देंगे तो एक संख्या जो बड़ी संख्या आती है, तो इस संख्या को जो बड़ी संख्या प्राप्त होती है, क्योंकि जन पॉपुलेशन बहुत अधिक है, सीटें अगर देखी जाए तो उस हिसाब से बहुत कम है। जैसे उत्तर प्रदेश की 402-3 सीटें हैं और इससे अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो ज्यादा है, अगर भाग देंगे आप तो इसमें बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होगी। तो इस संख्या को एक छोटी संख्या बनाने के लिए उसमें केवल हम गुणते 1/1000 कर देते हैं, तो ऐसे जा करके हमें अंक प्राप्त हो जाता है, जो छोटा अंक होता है। तो हम इसे लिखेंगे सबसे पहले कि राज्य की संपूर्ण जनसंख्या, ठीक, और इसको भाग कर देंगे किससे, राज्य की विधानसभा की निर्वाचित, ये शब्द आपको हमेशा याद करना पड़ेगा, निर्वाचित
राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी शब्द आएंगे आपको निर्वाचित सांसदों और विधायकों की ही बात की जाएगी, मनोनीत की नहीं, मनोनयन की नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति की अंततः देखी जाए तो सारी शक्तियां मनोनयन की राष्ट्रपति को ही मिली है, वो चाहे राज्यपाल के माध्यम से ही क्यों न मिली हो, लेकिन राष्ट्रपति ही उसका मुख्य स्रोत होता है। तो राज्यसभा के निर्वाचित सीट, राज्यसभा की निर्वाचित संपूर्ण सीट लिख सकते हैं या सीट भी लिख सकते हैं, निर्वाचित सीट मतलब वहां कितना निर्वाचित सीट है। अब इसके जो करेंगे इसको आप कर सकते हैं, और इस तरह से आप एक बट्टा जो गुणे लगाएंगे तब करेंगे, अर्थात यहाँ पर सीधा आप एक कर सकते हैं। तो इस तरह से जो पॉपुलेशन जो राज्य की पूरी है, और उस पॉपुलेशन में से आप वहाँ की जो सीटें हैं उस राज्य की, उसे भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद आप उसको कोष्टक बंद करते हैं, संपूर्ण को आप 1000 से भाग देते हैं। वो 1000 से भाग देने का तात्पर्य केवल मात्र इतना है कि जनसंख्या वहाँ की ज्यादा है और सीट के जो मत मूल्य प्राप्त हो रहा है वो ज्यादा प्राप्त हो रहा है, तो उसको भाग देकर के छोटा कर दिया गया है, और ज्यादा उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो आगे अब आते हैं, ये हो गया एक हो गया ये विधायक की सीट। अब विधायक की सीट जब निकल जाएगी आपकी, ये एक राज्य की निकली है, ये जो निकली है ये एक राज्य के विधायक की सीट निकली है, एक विधायक का मतमूल्य निकला है, किसी एक विधायक का। इसी तरह से सारे विधायकों का निकालते हैं। तो अब आगे देखते हैं कि एक सांसद का मत मूल्य। अब इसमें देखिए क्या करना है, जब एक सांसद का मत मूल्य निकालना है तो जो सभी राज्यों के, कौन से सभी राज्यों के कुल वैध मत मूल्य, सभी राज्यों के जो विधायकों के जो कुल मूल्य है उसको पहले हम जोड़ देते हैं, और सांसदों की जो संख्या है उससे हम भाग दे देते हैं। इसमें 1000 का गुणा नहीं होगा, इसे 1000 का भाग नहीं दी जाएगी। इसमें सांसद का मत मूल्य चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो बराबर होता है। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या विधान जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें मत मूल्य सांसदों का जो लोकसभा से होते हैं और राज्यसभा से होते हैं उनका भिन्न भिन्न होता है? तो ऐसा नहीं है, उनका मत मूल्य हमेशा बराबर होता है, सांसदों का मत मूल्य हमेशा बराबर होता है। हाँ, विधायकों का जो मत मूल्य होता है, जो ये बताया हमने, इसमें हमने एक चीज बताना भूल गए कि इसमें जो है अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो है यहाँ पर ज्यादा मत मूल्य रखता है, यहाँ पर मत मूल्य रखता है एक विधायक का 208, जबकि ये यूपी की बात हो गई। और ये सिक्किम की बात अगर हम कर दें, सिक्किम की बात कर दें तो केवल 7 मत मूल्य है इसका। ठीक है, सिक्किम की बात करें अगर तो केवल 7 मत मूल्य है, और यूपी की बात करें तो जो है 208 है, क्योंकि यूपी का पॉपुलेशन अधिक है, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है। अधिक होने के कारण यहाँ पर इनका जो है मत मूल्य भी अधिक निकल कर आ रहा है, और जबकि सिक्किम की जनसंख्या कम है इसलिए वहां के विधायक का मत मूल्य कम आता है। अब आइए फिर यहाँ समझते हैं। तो जितने भी सभी राज्यों के विधायक का निर्वाचित, ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज भूलना नहीं है, निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य। ठीक, सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, सभी राज्यों के, सभी मतलब पूरे भारत। ठीक है, सभी राज्यों के निर्वाचित मत मूल्य, और किससे भाग कर देनी है? सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या से, मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों आपको देखनी है कि लगभग 543 जो आपके लोकसभा से हैं और 243 के लगभग जो हैं राज्यसभा से हैं। 250 पे मैक्सिमम माना गया है सीटें राज्यसभा की, लेकिन वो जो है उसमें है अभी तक 243 सीट चुनाव जो हो रहे हैं। तो आपके ये सभी का मतलब हो गया, सभी राज्यों का मतलब हो गया कि पूरे राज्य। ठीक है, और यहां पर जो हो गया वो हो गया सभी निर्वाचित
निर्वाचित सांसदों की संख्या। अब इसमें 1/1000 नहीं करना है, क्योंकि ये लगभग संख्या उतना ही आ जाती है, वो उसमें ज्यादा का अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों का मत मूल्य, और यहाँ हो गया सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या। ये करेंगे तो हमें एक विधायक का मत मूल्य प्राप्त हो जाएगा, ये करेंगे तो हमें एक सांसद का मत मूल्य प्राप्त हो जाएगा, और ये करेंगे तो हमें एक विधायक का मत मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया मत मूल्य कैसे निकालते हैं एक सांसद और एक विधायक का, ये बात हो गई। अब देखिए, हाँ, ये जो मत मूल्य निकलेगा वो वैध मत मूल्य उसी को बोलते हैं, मतलब कि जो जिसमें कि पूरी तरह से सही है, कोई मत जो वोट देने आए हैं उनमें किसी तरह की विवाद नहीं है, मतलब कि ये वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट दिए हैं, उसमें किसी का ये नहीं है कि कहीं से कुछ गड़बड़ी किए हैं, बैलेट पेपर खराब हो गया है, ये जो भी निकलेगा ये वैध मत मूल्य ही निकलेगा। अब ध्यान देना है कि हमें कोटा कैसे निकालना है। कोटा एक वह न्यूनतम संख्या है, आप इतना समझ लीजिए कि वह न्यूनतम संख्या है जो किसी एक व्यक्ति को ही मिल सकती है। ठीक है, एक व्यक्ति को, उतना अगर दो व्यक्ति को मिल जाए तो कोटा फिर बनेगा ही नहीं। वो एक न्यूनतम संख्या जिसको प्राप्त करने पर ये अगला व्यक्ति नहीं पा सकता फिर। जैसे आइए समझते हैं कैसे। कोटा निकालने के लिए अगर देखा जाए तो सभी वैध मत मूल्य बटे कर देंगे रिक्त पद +1 कर देंगे, पूरे को बंद करेंगे और फिर इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, मतलब सभी वैध मत मूल्य, जितना वैध मत मूल्य मिल रहा है, ठीक है, पूरे देश में जो काउंटिंग हो रही है मूल्य, वोटों के मूल्य का, वो और रिक्त पद। देखिए, रिक्त पद तो राष्ट्रपति के लिए तो एक ही होता है, लेकिन जो ये पढ़ाया जा रहा है, आपको जो बताया जा रहा है एकल मत हस्तांतरण पद्धति, चाहे उसे कह ले सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, और चाहे उसी को कह ले जो है एकल मत संक्रमणीय पद्धति, इससे चुनाव राज्यसभा के सदस्यों का भी होता है। तो यहाँ का जो वैल्यू होगा अगर देखा जाए तो हमेशा एक ही रहता है। राष्ट्रपति के चुनाव में एक ही सीट वैकेंट होती है जब भी होती है राष्ट्रपति के लिए, लेकिन कभी कभी होता है कि जो 1/3 सदस्य जो हर दूसरे साल रिटायर होते रहते हैं राज्यसभा में, अगर उसकी बात की जाए तो वहां की बात अगर करें तो ये संख्या बदलती रहती है। होता क्या है कि यहाँ पर जो सिस्टम दिया गया है एकल मत हस्तांतरण पद्धति में, इसमें गुप्त मतदान, अभी हम एक चार्ट बनाएंगे इस वीडियो के बाद, उसमें सारे आर्टिकल जो राष्ट्रपति से संबंधित है हम उसका भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। पहले आप जो तथ्यात्मक चीजें हैं उसको समझ लें। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, बता रहे थे कि मतलब यही सिस्टम, यही कोटा निर्धारण, यही प्रक्रिया सेम राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनके भी चुनाव में की जाती है, उनकी भी वोटिंग ऐसे ही होती है, लेकिन वहां पर पार्टी द्वारा एक तरफ से देखा जाए तो व्हिप जारी किया जाता है। व्हिप एक ऐसा मतलब प्रक्रिया है कि क्या हुआ था कि एक समय ऐसा आया था 2006 के दशक में, उसमें ऐसा समय आया था कि कुछ धनाढ्य लोग चुनाव लड़े, और वो धनाढ्य लोग जब चुनाव लड़े तो उन धनाढ्य लोगों ने पैसे दे करके खूब विधायकों को खरीद फरोख्त चली। तो जो पार्टी को का जो गठन किया था, जो पार्टी का जो व्यक्ति ने गठन किया था, उसकी बात कोई मानने को तैयार नहीं। मान लीजिए ए पार्टी है, उसके 4-5 विधायक हैं, और 4-5 विधायकों में से किसी पार्टी के जो मुखिया है उन्होंने कहा कि जो है इस मान लीजिए इस व्यक्ति को वोट देना है, सबको इसको वोट देना है। लेकिन हुआ क्या कि
अप्रत्यक्ष रूप से जाकर के उसके जो विधायक हैं, मान लीजिए पार्टी उसके जो विधायक हैं, इन विधायकों को खरीद लिया गया और पार्टी का मुखिया कह रहा है इनको वोट देने के लिए, लेकिन ये जब बिक गए रातों रात पैसे दे करके, तो वोट किसको दे दिए? इसको दे दिए। देना था इनको, दे दिए इसको। तो पार्टी का मुखिया ये भी है और ये बेचारा कहता रह गया कि इनको वोट नहीं देना है, देना इनको है, लेकिन ये चारों जो विधायक उस पार्टी के थे, चूंकि पैसे पा गए और पैसे पाने के बाद वो जो है एक तरह से वोटिंग कर दिए इनको, और ऐसा करने से पूरी व्यवस्था जो है चरमरा गई और जो पार्टी बनाया था उसका क्या। तो इसीलिए कहीं न कहीं इसके लिए आपके माननीय भी ही जिम्मेदार हैं, जो विप वाला सिस्टम आया, तो विप जारी करती है पार्टी, और वहां पर इसका मतलब ये है कि राज्यसभा में सब हाथ खड़े करके वोट देते हैं, जानते हैं कौन किसको वोट दे रहा है। लेकिन इसी प्रक्रिया में थोड़ा संशोधन है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव है ये, इसीलिए इसमें गुप्त मतदान प्रणाली होती है, बाकी सेम चीजें वही चलती रहती है। तो हम यहां तक समझ लिए कि विधायकों का मत मूल्य कैसे निकालते हैं। एक विधायक का जनसंख्या पूरे राज्य की जोड़ लेते हैं, जितनी जनसंख्या काउंट होती है, और जनसंख्या जोड़ने के बाद उस राज्य की जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की सीट है उससे भाग देते हैं, गुणते 1/1 कर दे, चाहे 1 कोष्टक में लगाकर कर दे, तो ये जो है एक विधायक का मत मूल्य आ जाता है। अब बात आती है एक सांसद की। तो एक सांसद के मत मूल्य निकालने के लिए सभी राज्यों के निर्वाचित जो विधायकों का मत मूल्य है उसको जोड़ लेते हैं और सभी निर्वाचित सांसदों की संख्या से भाग कर देते हैं, तो हमें एक सांसद का मत मूल्य मिल जाता है। और कोटा निकालने के लिए जो सभी वैध मत मूल्य हैं उसको लिखते हैं, और जो रिक्त पद है, जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में +1 करते हैं और पूरे का 1 कर देते हैं। तो अगर हम उदाहरण देकर के समझ लें, सीधा उदाहरण अगर हम उदाहरण देते हैं, मान लीजिए कि कुल वैध मत मूल्य 100 निकला। ये केवल समझने के लिए, इतना कम नहीं निकलता है कभी भी, बहुत बड़ा गणित होता है उसमें। और रिक्त पद राष्ट्रपति के लिए 1 है, प्लस इसको 1 यहाँ रख दिए। अब इसको कोष्टक को कर दिए हम बंद और +1 कर दिए यहाँ। तो अगर देखा जाए तो ये 2 हो जाएगा, और 2 से जब आप काटेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, और इसका उत्तर आपका आ जाएगा 50-1 यानी 51। यानी वह 51 वह ऐसी छोटी संख्या है, न्यूनतम संख्या है, जो किसी एक को प्राप्त होगी तो दूसरे को प्राप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि 100 में से अगर ये 51% अगर इसको मिल गया, 51 मूल्य इसको मिल गया मत मूल्य, तो दूसरे को केवल 79 बचा, जो कि वो हार के लिए सिद्ध है। वो अगर इसको जो है, अगर इतने 60 में अगर हम लिखेंगे छोटी संख्या में, तो उनको समझ में आ जाएगा, केवल इसलिए लिखा गया है। अदरवाइज अगर आपको समझना हो तो आप सीधे एक सूत्र याद रखिएगा, 50% +1, चाहे जो भी हो, 50% +1 में वो आपका आंकड़ा करके बैठ जाएगा। तो ये हो गया आपका पूरी तरह से तीनों चीजें आप समझ गए। अब आइए हम जो है, जो पढ़ना था आज हमें, एकल मत हस्तांतरित पद्धति कैसे होती है उसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि 54 में निर्वाचन मंडल है। हालांकि हम इसको आपको अच्छे से पूरा एक एक आर्टिकल के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। निर्वाचन मंडल है, निर्वाचन मंडल है आर्टिकल 54 में, अनुच्छेद 54, और अनुच्छेद 55 में ही हम पढ़ने जा रहे हैं। अनुच्छेद 55 में ही हम पढ़ने जा रहे हैं एकल मत हस्तांतरणीय पद्धति, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो 2 चीजें आपको ज्ञात हो गई हैं पहले ही। हम वैध मत मूल्य पर लिख लेते हैं, वैध मत मूल्य मैं पहले ही निकाल लिया था। वैध मत मूल्य मान लिया था सबसे अच्छी संख्या 100 निकालने के लिए। वैध मत मूल्य हो गया 100, और कोटा 100 अगर वैध मत मूल्य मिलता है तो जो कोटा चाहिए हमें न्यूनतम, वो 51 का चाहिए। 51 तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है।
अब हमें 51 चाहिए। और आइए अब हम शुरू करते हैं कैसे वोटिंग शुरू होती है राष्ट्रपति के चुनाव में। होता क्या है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक बड़ा ही, सबसे देश का बड़ा चुनाव है और बड़ा ही जटिल चुनाव है। इसलिए वहां पर जो प्रक्रिया है वो बड़ी अलग तरीके से अपनाई गई है। यहाँ तो देखने में आता है सामान्य चुनाव में, चाहे वो विधायक का चुनाव हो, सामान्य सांसद का चुनाव हो या फिर प्रधानी का चुनाव हो, आप जाते हैं और किसी एक बटन के सामने जो है बैलेट यूनिट से वहां से एक आपको अनुमति मिलती है और आप उसे जो है जो बटन होती है वहां से किसी एक बटन पे आप दबाते हैं, ठीक है, और आप सीधे बैलेट यूनिट पे किसी वोट को दिए और आप चले आए। आप दूसरा मारना चाहेंगे तो अब आपका तो सिस्टम ये आ गया है कि दूसरा आपको अनुमति ही नहीं दी जाती है, क्योंकि वहाँ प्रोवाइडिंग जो होता है मतदान अधिकारी, शायद थर्ड होता है, वो अनुमति देता है आपको कंट्रोल यूनिट से, तो आप जाकर के वहाँ वोटिंग एक वोट कर सकते हैं। आप ट्रायल मारने के चक्कर में अगर आपको एक वोट देना सोचे कि पहले बी को दबा के देख लें तो चला जाएगा बी को, फिर दोबारा ए को नहीं आएगा। तो वहाँ के यहाँ का सिस्टम अलग होता है कि यहाँ जो जिसे बोलते हैं इसको कहते हैं अग्रता ही विजेता, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम इसको बोलते हैं। कि मतलब जो पहले दौड़ के खंभा छू लिया, कहने का मतलब ये है कि जो पहले सबसे ज्यादा वोट प्राप्त कर लिया वो जो है विजयी घोषित हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है कि अगर वोट देने जा रहे हैं और 4 व्यक्ति अगर हैं तो हम वरीयता क्रम में वोट देंगे। हमें पहला पसंद ये है तो हम पहले इसको देंगे, दूसरा पसंद ये है तो इसको देंगे, तीसरा ये है तो इसको देंगे, चौथा ये है इसको देंगे। इस तरह से जितने भी पद होते हैं सबको क्रम वाइज हम एक ही व्यक्ति का वोट ट्रांसफर करता है, सभी में वेरी करता है। देखिए मान लीजिए कि ये आपका बैलेट पेपर है, ठीक, ये आपका हो गया बैलेट पेपर और 4 उम्मीदवार हम आसानी के लिए 4 उम्मीदवार बना ही लेते हैं, ठीक। अब इसको कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं ए बी सी और डी। ए बी सी डी देखना सही है, नहीं तो आजकल टीचर विवाद में बहुत पहले घुस जाते हैं। ये तो नाम ले लिया, अब ए बी सी डी तो जनरल है, तो ए बी सी डी नाम हो गया। अब मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति आया, मान लीजिए कोई व्यक्ति है और ये महाराज आए और इनको वोट देना है। इसी तरह क्रम में 4 उम्मीदवार लगे हैं और 4 उम्मीदवारों को में से इनको अपने अनुसार वोट देना है। इनको जिसको पहले प्राथमिकता में आएगा उनको पहले देंगे, जिसको दूसरे में दूसरे देंगे। मान लीजिए कि ये आए और पहले कहे कि मुझे ये सी पहला पसंद है, मैं सी को पहला प्राथमिकता दूंगा। फिर उनको समझ में आया कि सी अगर नहीं जीत पा रहा है तो चलो ए को देते हैं। अब अगर ये भी नहीं जीत पा रहा है तो बी को दे देते हैं। अब बी नहीं आता तो इससे बढ़िया तो डी तो है ही है, ठीक है। पहले आए और कहे कि अगर पहले मैं दूंगा ए को सी को तो पहले उसके आगे लिख दिए 1। फिर कहे कि अगर ये नहीं जीतता है, हो सकता अगला व्यक्ति इनको प्राथमिकता 1 करना दे, इनके पास वोट कम पड़े, मतमूल्य कम पड़े, तो मैं इनको जिताना चाहूंगा। अगर ये भी नहीं होते हैं तो इनको जिताना चाहूंगा, अगर ये भी नहीं होते हैं तो फिर इनको जिताना चाहूंगा। इस तरह से पहली राउंड, इसमें राउंडिंग वोटिंग होती है। कैसे होती है? फर्स्ट राउंड की वोटिंग होती है। इसे ये मान लेते हैं ये राउंड में वोटिंग होती है और फर्स्ट राउंड की वोटिंग हुई। तो इस तरह से जब फर्स्ट राउंड की वोटिंग हुई तो कुछ रिजल्ट जो है इस तरह से आए। मान लीजिए पहले राउंड की वोटिंग शुरू हुई और वैध मत मूल्य हमारा 100 है। 100 है तो सीधा सीधा रख लेते हैं। पहले मान लीजिए ए को 40 मिल गया पहले राउंड में और बी को 30 मिल गया और 40 30 70 और 20 इनको रख लो पहले राउंड में और 10 इनको 100, ठीक।
तो इस तरह से पहली राउंड की वोटिंग हुई और पहली राउंड की वोटिंग में देखा गया कि 40, 30 और 20 और 10 वोट इनको प्राप्त हुए, ए, बी, सी और डी को। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर 40 वोट प्राप्त होते हैं, जबकि कोटा हमारे पास 51 का जब तक नहीं आ जाता तब तक जो है किसी की विजय घोषित नहीं हो सकती है। तो अब करना क्या होगा? करना यह होगा कि जब नेक्स्ट प्राथमिकता देखी जाएगी, नेक्स्ट प्राथमिकता किसकी बनती है, अगली प्राथमिकता किसको देता है वो व्यक्ति, और इसमें होगा जो सबसे कम वोट पाएगा उसे कहा जाएगा कि भाई अब आप अगली बार। इसमें सबसे कम वोट अगर देखा जाए तो यही व्यक्ति है जो सबसे कम वोट पाया है 10। पहली प्राथमिकता में यही व्यक्ति है जो सबसे कम वोट पाया है, वो पाया है 10। अब ये पहली प्राथमिकता 10 लोग ऐसे हैं, 10 लोग ऐसे हैं जो डी को पहली प्राथमिकता दी। ध्यान दीजिएगा, पहली ही राउंड में 10 लोगों ने कहा था कि डी को ही हम राष्ट्रपति चुनेंगे, लेकिन 10 ही लोग कहे, ज्यादा लोगों को मत मूल्य नहीं मिल पाया इसको, इसलिए इसको राउंड से बाहर होना पड़ रहा है पहले राउंड से। तो पहले राउंड में ये कम पाया तो दूसरे राउंड में इसको बाहर होना पड़ रहा है। तो इसके मत मूल्य में देखा जाएगा कि ये 10 लोग दूसरी वरीयता किसको देते हैं, यानी सेकंड जो सेकंड प्रेफरेंस है वो किसको देते हैं। मतलब पहले में तो 10 लोग जो है डी को दे चुके हैं, लेकिन ये देखना हमें है कि यही 10 लोग सेकंड प्राथमिकता किसे देते हैं। डी को दे चुके हैं तो किसे देंगे? 3 ही लोग बच रहे हैं, या तो ए को देंगे, या तो बी को देंगे, और या तो सी को देंगे। किसको देंगे? या तो ए को देंगे, या बी को देंगे, या फिर सी को देंगे। इस तरह से देखा जाए अगर तो डी का वोट अब वेरी कर रहा है ए, बी और सी में। तो जब देखा जाता है तो ये 10 वोट किस तरह से बढ़ते हैं, अब इसको देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं कि किसको जिताएंगे, ए को चाहे बी को जितवाइए। ए को मान लीजिए 1 वोट मिलता है, बी को मान लीजिए 7 वोट मिलता है, 7 1 8, और इसको कर देते हैं डी को, ए, बी और सी को कर देते हैं 2 वोट। ठीक, 7 2 9, 7 2 9 1 10 पूरा हो जाएगा। ठीक, 7 2 9 1 10 पूरा हो गया। ठीक, अब ये हो गया आपका 10 वोट किस तरह से पड़ा है। सेकंड प्राथमिकता मैंने देखा वहां कि ए को 1 वोट, बी को 7 वोट और सी को 2 वोट दिया गया है, जबकि यही 10 लोग डी को राष्ट्रपति बनाने वाले थे लेकिन बना नहीं पाए, और इस कारण इनके मतों का दूसरा प्राथमिकता देखी गई उन्हीं लोगों को। भाई इसी तरह से मैंने बताया था ना कि एक व्यक्ति का था, एक ही व्यक्ति का देखिए, यही व्यक्ति सी को पहले देता है, फिर कहता है कि मैं इनको दूंगा, फिर कहता है उनको दूंगा। तो इसी तरह से देखा गया तो उसमें जो है 10 में से ए को 1 वोट, बी को 7 वोट और सी को 2 वोट मिला। ठीक, अब आइए इन वोटों को फिर हम जोड़ना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कोटा पूरा होता है। ठीक, जोड़ लेते हैं। अब यहां हम जोड़ लेते हैं 1, यहां जोड़ लेते हैं 7, ज्यादा छोटा हो गया, 1 यहां जोड़ लेते हैं 7, और सी में जोड़ लेते हैं 2। ठीक, सी में जोड़ लेते हैं 2। ये जो है सेकंड प्रेफरेंस की वोटिंग देखी गई, इसलिए मैंने लिख दिया था यहाँ। अब यहाँ हो गया आपका 40 1 41, और ये हो गया 37, और ये हो गया 22। हाँ भैया, तो क्या कोटा पूरा हुआ? नहीं हुआ। अब देखिए कोटा तो पूरा नहीं हुआ, अब तीसरे राउंड की गिनती चालू होगी। हालांकि ऐसी स्थिति, बड़ी सुख की बात है कि ऐसी स्थिति कभी भारत में नहीं आई है, और एक ही बार स्थिति बनी थी जिसमें सेकंड राउंड की गिनती हुई थी, बताएंगे आपको। तो इस तरह से 41 वोट मिला, ए को, बी को 37 मिला और सी को 22 मिला, कोटा कोई नहीं पाया। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट
प्राथमिकता देखेंगे और हम करेंगे क्या कि सी के जो वोट हैं उस सी के वोट को हम क्या करेंगे, जो 22 वोट हैं उसको अब हम देखेंगे कि प्राथमिकता किसको दिया है, क्योंकि अब हम जो 20 लोग थे पहली प्राथमिकता दिए थे सी को, और ये 2 लोग थे जो दूसरी प्राथमिकता दिए थे सी को। अब उनके वोटों की भी हम गणना करने से पहले देखेंगे कि वो किस क्रम में किस तरह से प्राथमिकता दे रहे हैं अगले व्यक्ति को, और उस हिसाब से हम वोट की डिवाइडेशन कर देंगे। आइए देखते हैं। सी को मिला है 22 वोट, लेकिन 22 वोट कुछ इस तरह से मिला है। 20 पहली प्राथमिकता का है, जो 20 लोग चाह रहे थे, शुरू से ही चाह रहे थे कि सी वाला व्यक्ति ही राष्ट्रपति बने, लेकिन इच्छा अधूरी रह गई। अब बचे 2, और 2 ये कौन है, ये यही सेकंड प्राथमिकता वाले 2 हैं। देखिए ये सेकंड प्राथमिकता वाले ये 2 हैं, जो 2 लोग थे वो सेकंड प्राथमिकता वाले थे, और वही लोग हैं जो चाह रहे थे कि डी बने, लेकिन दूसरी प्राथमिकता उनकी थी कि अगर डी नहीं बन पाता तो सीए बन जाए, है ना। तो इस तरह से अब बी वाले को देखेंगे कि इसके नेक्स्ट प्राथमिकता किसको किसको दिया हुआ है। तो अब आप समझिए कि सी के लिए या तो ए को देगा वो, या तो बी को देगा वो, या तो डी को देगा वो। भाई सी तो वो स्वयं ही है, सी तो वो स्वयं ही है ना, गलती कर दी, सी तो वो स्वयं ही है, तो वो या तो ए को देगा अगली प्राथमिकता, या बी को देगा अगली प्राथमिकता, या डी को देगा अगली प्राथमिकता। उसके भी बैलेट पेपर में देखा गया होगा, तो ए को देगा या तो पहली प्राथमिकता दूसरी प्राथमिकता, बी को देगा वो दूसरी प्राथमिकता, और डी को देगा दूसरी प्राथमिकता, इसी में से दिया होगा। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये सेकंड प्रेफरेंस किसको किसको दिया है, अब हम इसकी गणना कर रहे हैं, ए को, बी को और डी को। अब हम जो है मान लीजिए कि पहले 3 वोट मिला है इसको, डी को, ठीक है, 3 वोट मिला किसको, डी को, और बी को कितना मिला है, बैठाइए इसको 20 को, अगर 20 को बैठाते हैं तो 5 यहां कर, 5 3 8, 12 8 20, ठीक है, 12 लगता है जीत जाएगा, देखते हैं। हालांकि अभी तो जीत रहा है ए, हो सकता है बी। चलिए, तो ए को, अब ये 20 की हम दूसरी प्राथमिकता देख रहे हैं, जब 20 की हम दूसरी प्राथमिकता देख रहे हैं तो वहां हमने देखा कि ए को 5 वोट, बी को 12 वोट और डी को 3 वोट दूसरी प्राथमिकता के मिले हुए हैं, ठीक। लेकिन अभी काम ये पूरा नहीं होता है, अभी 2 वोट इसको और भी मिले हुए हैं। जब तक ये पूरा नहीं होता तब तक हम इसमें फाइनल चार्ट में काउंट नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पूरी तरह से समझ लेंगे कि ये किसको दिएगा। अब आप में बताइए कि जो ये 2 वोट है, 2 वोट में उसने डी को दिया था पहली प्राथमिकता, सी को दिया था दूसरी प्राथमिकता, तो कौन बच रहा है भाई, डी को दिया है उसने, ध्यान से देखिए, डी को दिया है उसने पहली प्राथमिकता, सी को दिया है उसने दूसरी प्राथमिकता, तो बच कौन रहा है, ए या बी, बच कौन रहा है, ए या फिर बी, ये तो बचेगा भाई। देखिए अगर 2 वोट की हम बात करें तो ये पहली प्राथमिकता दे रहा था डी को और दूसरी प्राथमिकता दे रहा था सी को, तो डी सी निकाल दीजिए, 4 उम्मीदवार हैं ए बी सी डी में, तो कौन बचा, ए और बी बचे। ए और बी को मान लेते हैं कि 2 वोट में से 1 वोट इसको दे दिया, 1 वोट इसको दे दिया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब
टेक्निकल थोड़ा समझ लीजिएगा। अब थोड़ा समझिए फिर आगे क्या होता है। अब ये डी को 3 वोट तो मिले हुए हैं, लेकिन यही जो डी है, ये डी पहले से ही किससे बाहर हो चुका है, मैदान से बाहर हो चुका है। तो ये 3 लोग जो हैं, ये 3 लोग जो डी को वोट दिए हैं दूसरी प्राथमिकता में, वो लोग कैसे क्या करेंगे। अब इसमें देखिए कि अगर 3 लोग हैं, ये जो 3 लोग एक पे रखे हैं सी को, ठीक, एक पे रखे हैं सी को, और नंबर 2 पे रखे हैं डी को, ठीक, नंबर 2 पे रखे हैं डी को, तब नंबर 3 पर किसको रखेंगे। अगर नंबर 3 पे इनको रखने को कहा जाएगा तो किसको रखेंगे। ये जो 3 लोग हैं, एक नंबर पे रखे हैं सी को, ठीक, एक नंबर पे ये लोग रखे हैं सी को, भाई सी को रखे हैं ना 3 लोग, सी को, और 2 पे रखे हैं डी को, ठीक, और तब तीसरे नंबर पे किसको रखेंगे आपको ये पकड़ना है। तो सी और डी जब निकल गए तो किसको रखेंगे, या तो वो ए को रखेंगे और या वो बी को रखेंगे। समझ में आया कि नहीं। ये जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग, ये जो 3 लोग हैं, एक पे रखे हैं सी को, 2 पे रखे हैं डी को, तो तीसरे पे किसको रखेंगे। जब सी और डी निकल ही गया तो ए और बी ही तो बचा, जैसे इसका बचा था। अगर सी और डी निकल गया तो बचा ए या बी, ए या बी। अब हम यहां जूम कर लेते हैं कि ए को मिला है 1 वोट और बी को मिला है 2 वोट। ए को मिला है 1 वोट और बी को मिला है 2 वोट, ठीक। तो आइए अब इसको हम कर लेते हैं, इसको मिटा के पूरा। ठीक, ये 3 हो गया। अब यहां ए या बी है, तो ए को मिला है 1 वोट और बी को मिला है 2 वोट, ठीक। अब हिसाब केवल इतना है कि 22 वोट हमारे बैठने चाहिए। अब आइए देखते हैं, ए बी, ठीक, ए का ये हो गया 5, बी का हो गया 12, फिर यहां हो गया ए का 1, यहां हो गया 1, ठीक, बी का, फिर यहां हो गया 1, भाई इसका भी तो 1 है, और प्लस यहां हो गया 2, कितना हो गया 5, 1 6, 1 7, और 12, 1 13, 14 15, और 15 7 जोड़ दीजिए तो देखिए 22 आ जाएगा। और यही 22 की हम बात कर रहे थे, ठीक, यही बात 22 की बात हम कर रहे थे। तो उठा के रख दीजिए, 7 वोट इनके में, 15 वोट इनके में, ए में। तो ए में रख दीजिए कितना 7, और इनके में रख दीजिए, ए में रख दिए आपने 7 वोट और बी में रख दिया या कितना 15 वोट। जीत रहा था कौन, जीत गया कौन, इसी का वोट ट्रांसफर कर गया नेक्स्ट प्राथमिकता वाले व्यक्ति में। तो पता चला कि ए को मिल गए उसके जगह 7 वोट और इसको मिल गए 15 वोट। आप जिसको समझ रहे थे कि जो जीत जाएगा वो बेचारा हार गया और पाया वो 7 1 8 48 वोट, और ये पा गए 7 5 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 हासिल 5, ये 52 वोट पा गए, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 3 1 4 5, कोटा था 51 और ये हो गए विनर, ठीक। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में अगर आया होगा, थोड़ा जटिल है
क्योंकि हमें भी बड़ा रुक रुक के पढ़ना पड़ रहा है समझ के। तो आप भी इस वीडियो को एक दो बार पीछे करके जब आप देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे, मैं बता दूंगा कि किस तरह से इसकी गणना की गई है। तो ये पूरा हो गया आपका सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। इस तरह से हम राष्ट्रपति के चुनाव की गणना करेंगे। ठीक है, अब हम अगली क्लास में आपको पढ़ाएंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलता है, और राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या हैं, और राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं उनको हम लिख कर पहले से रखेंगे, केवल हम आपको उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।